सो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि हमारे 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के लिए रहेंगे। हम हर सैटरडे को करंट अफेयर्स कवर करते हैं, ठीक है। तो ये उसी के सिलसिले में आगे बढ़ता हुआ क्रम है। इससे पहले हमने 26 से पहले वाले करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। आज हम 27 वाले कवर करेंगे। देखो, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, मैं अपने कोशिश करता हूं कि पूरे सप्ते में जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं आपके सामने लेकर आऊं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम ये कवर करते हैं और साथ साथ उनकी डिटेल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक तरीका इंडेक्स है जो कि भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज़, यानी हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को कोर इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दे रखा है, उन्हें कोर इंडस्ट्री बोल रखा है, ठीक है। उनको कंबाइंड करके, उनका स्टडी करके कुछ इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सीन है पूरा, ठीक है। देखो, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज मैंने बताया थी, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, एक बार नाम याद रख लेना कौन कौन सी हैं आपकी। कोल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 क्या हैं, हमारी एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए इन्हें कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मकान बनाना है तो फिर स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गाड़ी बनानी है तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, पुल बनाना है तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, रोड बनाना है तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फैक्ट्रीज़ बनानी है तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। सेम तरीके से सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे इसी में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ काम ही नहीं कर सकते आज के टाइम पे। तो ये सब क्या हमारी एसेंशियल है, तो ये इसलिए हमें कोर इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अभी इतनी ज़रूरी है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन का 40%, 40.27% ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। कितना करते हैं, 40.27% ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो कि एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट आवर इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं इकोनॉमिक हेल्थ की, किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। अब इसे बनाता कौन है, दैट वाज मेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, हु प्रिपेयर्ड एंड रिलीज द रिपोर्ट। अब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसके अंडर काम करता है, इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम करता है। हमने कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 40.27% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली अप्रैल में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो यानी पिछले साल से इस साल हमने कितना ग्रोथ कर रहे हैं, तो दैट इज़ 3.8%, 3.8%, ठीक है। सेक्टर वाइज देखें, सेक्टर वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। क्यूमुलेटिव अगर ग्रोथ देखें हम, तो ओवरऑल फाइनेंशियल 2025 में हम कितने रह सकते हैं, ठीक है, ये अनुमान है बेसिकली, है ना। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2024 से लेकर 25 तक की रिपोर्ट होती है, ध्यान रखना। 24 यानी 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 मार्च 25 तक हम जो अनुमान लगा के चल रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं कि हम 4.4% से क्यूमुलेटिव ग्रोथ हमारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट द HPV टेस्ट किट विच वॉज डेवलप्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा फर्स्ट किट डेवलप की गई है HPV। ये हमारी इस्तेमाल होती है, हमारे सर्वाइवल कैंसर होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब तक फॉरेन कंपनीज इसका उनके किट हम इस्तेमाल करते थे या फॉरेन कंट्रीज से इसे इंपोर्ट करते थे। अब हमने इंडिजिनसली डेवलप कर दिया है एक इनिशिएटिव के अंतर्गत। उस इनिशिएटिव का नाम पूछा है, चलिए एक बार पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो HPV क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किट। ये क्या कहता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए होती है, उसको जांच परखने के लिए होती है, ठीक है। एक इनिशिएटिव है दैट इज़ ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत इसे बनाया गया है।
ठीक है, इसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। किसके अंतर्गत बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अंतर्गत ये बनाया गया है। ठीक है, और कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये काफ़ी रैपिड है। कुछ टेस्ट करना हो तो औरों के मुकाबले काफ़ी रैपिड है। पॉइंट ऑफ केयर्स इसके ज़्यादा है। पॉइंट ऑफ केयर मतलब किन पैरामीटर्स पर ये टेस्ट करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 कॉमन कैंसर कॉजिंग HPV हैं, उन पर ये काम करता है। ठीक, RT-PCR एक तरीके से वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इंस्टेंटली, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, इंस्टेंटली हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में इसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक किट को लैब्स में ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्राइमरी टेस्ट हम इससे कर लेते हैं बड़ी इफ़ेक्टिवली। क्या है और ख़ासियत इसकी? एफिशिएंट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कई सारे लोगों ने, कई सारे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने इसको टेस्ट किया है, इसको जांचा परखा है और ये ठीक पाई गई है। इवन WHO ने भी इसको जांच परख के ठीक बोला है। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम कुछ अपना करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी पूछ लिया गया है। तो भैया पॉवर्टी पर कुछ इन्होंने डेटा पब्लिश किया है और कुछ पूछा है कि देखो यार, कुछ इतने लोगों को भारत सरकार ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। अब ध्यान रखना, जो पॉवर्टी है ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मिटिगेट करना, इसको ख़त्म करना। ठीक है, 2011-12 से लेकर 22-23 यानी लगभग 11 साल का समय ये बीत चुका है। तो ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को बाहर निकाल दिया। खैर, ये समझो पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी एक तरीके से आप मान के चलो कि एक सर्टेन हमने इमेजिनरी पॉइंट बना लिया, इमेजिनरी खर्चा बना लिया, इमेजिनरी लाइन बना ली कि ठीक है, इससे ज़्यादा कोई खर्चा करेगा तो वो ठीक ज़िंदगी बिता रहा है, इससे कम खर्चा करेगा तो वो गरीबी रेखा में माना है, उसे हम गरीब कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, अब हमने जिस पैरामीटर को माना, हो सकता है कि वो दूसरों के हिसाब से वो पैरामीटर सही ना हो। जैसे सपोज़ करो कि हमने ये बोला, हमारी सरकार ये बोलती है कि अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर 32 रुपये अपने रहने खाने पर खर्च कर लेता है तो हम उसको गरीब नहीं मानेंगे। इससे कम खर्च करता है तो हम उसे गरीब मानेंगे। और सेम अगर जाता है शहरों में, तो शहरों में वह व्यक्ति अपने रहने खाने पीने सभी खर्चे मिलाकर कितना 47 रुपीज़ पूरे दिन में खर्च कर लेता है तो वो अमीर है, और अदरवाइज़ वो गरीब है। ठीक है, अब तुम ज़रा सोचो कि तुमको अगर कुछ खाना हो तो तुम 50 रुपये में क्या खा सकते हो, पेट भर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो लेकिन हमारी सरकार डेफिनेशन लेके चलती है, तो चल रहा है तो चल रहा है। और सही बताऊं, किसी को भारत सरकार की डेफिनेशन से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बड़े निश्चिंत हैं, है ना। तुम चाहे डेफिनेशन कुछ भी रख लो, उन्हें मतलब नहीं है ना। अब सरकार इस बार को बढ़ा क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर इसको बढ़ाएगी तो लोग ज़्यादा गरीब, नंबर ऑफ गरीब्स बढ़ जाएंगे। तो क्या करती है कि चलो हम एक काम करते हैं, बेंच को ही लोअर कर देते हैं, बेंच मार्क ही लोअर कर देते हैं, तो सब अमीर, वाह मज़े आ गए, है ना। अब ये हमारी सरकार मान के चलती है, और हमारी सरकार की तरह हर कोई निकम्मा नहीं होता, है ना। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर कोई 2.15 रुपीज़ से कम खर्च कर रहा है, डॉलर से कम खर्च कर रहा है तो हम उसको गरीब मानेंगे, है ना। उससे ऊपर कर रहा है तो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठीक जी रहा है ना, उसे हम गरीब कैटेगरी में नहीं मानेंगे। अब 2.15% डॉलर का मतलब मान के चलो लगभग 200 रुपये पर डे खर्च कर रहा है। तो कहाँ हमारी डेफिनेशन और कहाँ उनकी डेफिनेशन, कोई ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मिडिल क्लास की भी, लोअर मिडिल क्लास की भी डेफिनेशन देता है। बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति 3.65 डॉलर खर्च करता है अपने रहने खाने में तो हम उसको लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में मानते हैं। उससे ज़्यादा खर्च करता है तो ठीक है, वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं। अब तुम ये मान के देखो कि हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि तुम हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, हमको कौन किस कैटेगरी में रखता है। ठीक है, यूजुअली क्या है कि शाम को पौवा मिल जाए तो फिर सारी कैटेगरी बराबर है ना, सारी गरीबी बराबर है। एक बार पौवा मिलने के बाद फिर कोई गरीब नहीं रहता, फिर वो सब करोड़पति और अमीर हो जाते हैं। तो
हिंदुस्तान की गरीबी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सबको दारू पिलाओ, है ना, सबको जयकारी लगवाओ, सबको किसी न किसी मामले में उलझाए रहो। इनके गरीबी की तरफ ध्यान जाएगा नहीं, ये गरीब महसूस करेंगे भी नहीं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति को उसे गरीब महसूस ही मत होने दो, है ना। सारा देश गरीब कर दो तो फिर तुमको कोई अमीर ही नहीं मिलेगा ढूंढने को, तो तुम भूल ही जाओगे कि गरीबी होती क्या है कि नहीं। खैर, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? तुमको क्या लगता है कि ये डेटा किसको इसको पता होगा? तुम्हें इसलिए पता है कि तुम एग्ज़ाम देने वाले हो, अदरवाइज़ तुम भी याद नहीं रखोगे। एक बार सेलेक्ट होने के बाद तुमको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डेटा निकल कर आ रहा है ना। हमारा देश महान है, इतिहास की किताबों में पढ़ते रहना। ठीक है, अब तुम ज़रा सोचो, हमारी सरकार क्या बोलती है कि 47 रुपीज़ जो शहर में रह रहा है व्यक्ति, अगर वो अपने रहने खाने पीने में खर्च करता है तो हम उसको पर डे के हिसाब से तो हम उसको गरीब नहीं मानते। अब तुम देखो, जो हमारी लेबर क्लास है उसको पर डे 400 रुपये मिलता है, 300 रुपये 400 रुपये मिलता है। मनरेगा वालों को तो बेचारों को 200-250 रुपये मिलते हैं, है ना। तो मोटा माटी पकड़ लो, अगर मैक्सिमम पकड़ लो तो 400 रुपये पर डे के हिसाब से ले लो। एक लेबर कमा के लाता है अपने घर में, और उसमें घर में कितने लोग हैं? 5-6 लोग नॉर्मली होते हैं। तो 6 लोग 400 रुपये घर में आए, 6 लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम ज़रा सोचो कि पर व्यक्ति कितना पड़ गया उसके हिस्से में, है ना। और उसमें भी वो पूरा खर्च नहीं कर ले रहा, उसमें भी वो फ्यूचर के लिए बचा के रख रहा है, मकान बनाएगा और भी चीज़ें करेगा। ठीक है, तो हमारा देश गरीब, सारे कंगाल, और हमारा देश महान। ठीक है, खैर, तो सरकार का ये कहना है कि देखो, जो लोअर मिडिल क्लास हैं तो 378 मिलियन पीपल्स को आपने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है, और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में उनमें आपने 171 मिलियन लोगों को बाहर निकाल दिया है। तो मुबारक हो, अब आप गरीब नहीं रहे, लेकिन पैसा तुम्हारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ ऑब्जर्व? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब तुम समझो क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब तुमने कुछ दिमाग चलाया अपना और कुछ नया क्रिएट कर लिया, कुछ नया इन्वेंट कर लिया। सपोज करो तुमने कोई किताब लिख ली, है ना। अब उस किताब को लिखने में तुमको लगे 10 साल, हालांकि 10 साल में तुम क्या करते रहे वो पता नहीं, लेकिन तुमको सपोज करो 10 साल लग गए, और वो किताब इतनी अच्छी लगी लोगों को कि लोग उसे ख़रीदना शुरू कर दिए। और आपने बोला कि जब लोग ख़रीदार हैं ही तो क्यों ना मैं इसके अच्छे रेट लूँ। तो आपने बोला कि मैं अपनी किताब को 1000 रुपये में बेचूंगा, और लोग ख़रीदने को तैयार हो गए। अब आपके पड़ोसी ने देखा कि 1000 रुपये में एक किताब बिक रही है, तो क्यों ना इसकी कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। इसकी कॉपी मार दो, और कॉपी मार के उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपये, तो आपका पड़ोसी उसको 100 रुपये में बेचना शुरू कर दे। सेम कॉपी, सेम किताब है, सेम कंटेंट है, आपका लिखा हुआ कंटेंट है, लेकिन बेच कोई और रहा है, प्रॉफिट कोई और ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये तो चीटिंग है ना। और आप क्या कर सकते हो? उसको जाके मार पिटाई कुटाई कर सकते हो, लेकिन उससे मामला हल होगा नहीं। सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है उत्तर प्रदेश में, और उसने कुछ क्रिएट किया, लेकिन उसकी कॉपी कोई ब्रिटेन में बैठा मार रहा है, तो क्या लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आपने जो भी कुछ इन्वेंट किया, कुछ भी इंटेलेक्चुअली कुछ डेवलप किया, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है ना। अच्छा, प्रोटेक्ट करने का एक रीज़न भी होता है कि सपोज़ करो वो किताब है और वो 1000 रुपये में बिकेगी, तो फिर तुमको प्रॉफिट अच्छा होगा, और तुम आगे इनकरेज हो पाओगे कि और भी किताबें लिखी जा सकती हैं, है ना। तो बिक रहा है तो क्यों ना बेकार है, तो जितना बेच रहा है उतना बेच लो, सिंपल सी बात है ना। तो सिनेरियो ये है कि जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए और उनको इनकरेज किया जाए, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो भी आपने क्रिएट किया उसको रजिस्टर कर देते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ताकि इसकी कोई कॉपी ना मार पाए, ठीक है, ताकि इसकी कोई कॉपी ना बना पाए, और कॉपी बनाए तो फिर उस पर हम केस करेंगे और उसको फिर जेल भिजवाएंगे, वसूली करेंगे, ठीक। तो इसलिए होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखा जाए तो इसको हम कॉपीराइट बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलते हैं, जीआई टैग्स बोलते हैं, ठीक है, जीआई टैग्स बोलते हैं, ठीक है। इसे पब्लिश कौन करता है? दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर 2000 में, कब 26 अप्रैल को ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो हम इसको प्रॉपर्टी डे मनाते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं।
ठीक है। और इस जो भी लिस्ट है किसने क्या बनाया किसने क्या बनाया, ये रजिस्टर भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। थीम क्या थी इस बार? आईपी एंड म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। थीम याद रख लेना, थीम पूछ सकते हैं। ठीक है, थीम पूछी जा सकती है। ऐसे तुम देखो, मैंने कॉपी की तुमसे बात की तो कुछ दवाइयाँ हैं, है ना, यूरोप और अमेरिका रिसर्च करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं दवाइयों की खोज करने में, और क्योंकि इंडिया और चाइना दे आर द कॉपी मास्टर, तो क्या करते हैं कि जो भी वो दवाइयाँ बेचारे 10-20 साल लगा के खर्च अपना डेवलप किए और हम जाके उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वो हम पे चिल्लाते रहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम हमारी कॉपी मत करो, हमको घाटा हो रहा है, हमको पैसा जनरेट नहीं हो रहा, और हम सुनते नहीं हैं, हम उसको कॉपी करते रहते हैं। ठीक है, तो या तो उनकी परमिशन से हम इसे कॉपी करें या हम उनकी परमिशन से कॉपी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ होती है, और कुछ चीज़ें जो आप कॉपी नहीं कर सकते, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, वो एक बार बन गई तो बन गई, उसकी कॉपी क्या ही कर लोगे तुम, है ना। कोई आर्ट वर्क है, वो एक बार बन गया सो बन गया, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, है ना। अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है, तो वो चाहता है कि यार मेरा नाम इस खोज के साथ जुड़ा रहे, इस इन्वेंशन के साथ जुड़ा रहे, इस आर्ट के साथ जुड़ा रहे, है ना, ताकि मेरे को एक प्राइड फील होता रहे। तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको रजिस्टर किया जाता है, जिसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आंसर तो समझ में आ ही गया होगा। 26 अप्रैल तो आंसर मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, जब इतने डिटेल बता दिया, इतनी रामायण पढ़ दी तुमको, तो फिर समझ में आ ही जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द पद्म विभूषण पोस्टथॉमसली। अभी रिसेंटली क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कुछ अवार्ड्स दिए हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये अवार्ड्स दिए हैं। लगभग 71 लोगों को दिए। तुमको सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास खास है उनका याद रख लेना, 71 का तुम याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, और ये हर साल दिए जाते हैं, तो ये लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है, तो दिमाग में बैठा लेना। इस साल तो कम से कम ये काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में। पोस्टथॉमसली बोलते हैं जिसमें मरणोपरांत, मरने के बाद किसी को सम्मान दिया जाता है। या जिंदा था तुमने सम्मान दिया नहीं, मरने के बाद तुम क्या ही सम्मान दे लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चलता है तो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रही है। पोस्टथॉमसली ये दिया जा रहा है। क्या सीन है पूरा? तो 71 फेमस पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है क्या, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर दिए जाते हैं? राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल लगता है, वहाँ पर ये सेरेमनी कंडक्ट की जाती है, हर साल कंडक्ट की जाती है, ध्यान रखना। अवार्ड्स क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं कि भैया तुमने कुछ स्पेशल काम किया था, किस सेक्टर में, ये आपके आर्ट हो, पब्लिक अफेयर्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, इन सब में जो भी आपने बेहतर काम किया है तो फिर आपको सम्मान दिया जाता है। सम्मान क्या है कि पूरा सभी लोग क्या है, सम्मान के भूखे हैं, तो सबको भौकाल काटना भी मतलब क्या है, सम्मान ही है। लोग आपको स्पेशल समझें और आपको खुद को स्पेशल फील हो तो वो अच्छा है। कुछ हाइलाइट्स हैं, देख लो, है ना, कुछ मैंने जो गिने चुने हैं बस उन्हीं का नाम रखा है, बाकी 71 की लिस्ट का कोई लेने देना है नहीं। पद्म विभूषण 4 को दिया गया है, कौन कौन है? रिनोड वायलिनिस्ट हैं, कौन है? एल सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनको दिया गया है। लेट ओसामू सुजुकी, ये फॉर्मर CEO हैं सुजुकी मोटर के, तो मारुति सुजुकी से याद रखना, तो सुजुकी ओसामू सुजुकी, ये लेट हो चुके हैं, यानी अब दुनिया में नहीं रहे अवार्ड लेने से के लिए, तो पोस्टथॉमसली ये एक अवार्ड उनके पास जाता है। एक मलयालम राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, MT वासुदेवन नायर, इनको भी मरने के बाद ही दिया गया है। पता नहीं सरकार को जिंदा रहते हुए लोगों से क्या दिक्कत होती है कि सबको मरने के बाद ही पुरस्कार दे रही है। जिंदा रहते दे देते सम्मान तो उन्हें भी अच्छा लगता। ठीक है, एक गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं D नागेश्वर रेड्डी, इनको दवाइयों के लिए दिया गया है। पद्म भूषण तो सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब इसमें पद्म वाले में पद्म विभूषण है ना, फिर उसका पद्म भूषण, सॉरी हाँ, फिर इसके बाद आता है पद्म श्री। तो पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है। फिल्म मेकर शेखर कपूर को दिया गया है, तेलुगु एक्टर नंदमुरी बालकृष्णन को दिया गया है, फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को दिया गया है, लेट सिंगर पंकज उदास जी को। अच्छा, किसी ने पंकज उदास के गाने सुने हो तो फिर बताना मेरे को,
काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनको पोस्ट थॉमसली दिया गया है, यानी अब ये बेचारे नहीं रहे, उसके बाद दिया गया। 57 रेसिपेंट हैं पद्मश्री के, तो क्योंकि ये सबसे छोटा पुरस्कार है तो 57 लोगों को दे दिया। उससे थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान मिलता है तो 10 को दे दिया, और उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलता है तो 4 को दे दिया। तो श्री वालों की लाइन लगी हुई है, तो चाहो तो याद रख लेना। रविचंद्र अश्विन को दे दिया गया है पद्मश्री। प्लेबैक सिंगर हैं जसपिंदर नरूला, इनको दिया गया है। वैदिक स्कॉलर गणेश्वर शास्त्री, ठीक है, तो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को दिया गया है, ठीक है। अमेरिकन ऑथर हैं स्टीफन कैनेप फॉर प्रोमोटिंग वैदिक कल्चर। ध्यान रखना, ये सिर्फ इंडियंस के लिए सीमित नहीं होता, ये किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे अभी मारुति सुजुकी वाला दिया था, है ना, ये ओसामू सुजुकी, ये कहाँ के थे, जापान के थे, ठीक है। लेकिन सम्मान है वो आप किसी को भी दे सकते हो, सम्मान सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है ना, सम्मान सीमा से बंधा हुआ नहीं है। वो सचिन बंधा होगा तो बात अलग है। तो अमेरिकन ऑथर हैं तो उनको वैदिक लिटरेचर उन्होंने प्रमोट किया, तो इसके लिए दिए गए। एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एवॉन साइकिल ओंकार सिंह पावा को दिया गया है, तो बाइसाइकिल इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब क्या ही कंट्रीब्यूट किया होगा वो आप समझ सकते हो, ठीक है। सबकी मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं एटलीस्ट इनको याद रख लोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2025 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दुष्ट लिंक, ठीक है। तो कौन सा वर्जन है, ये 6th है, तो याद रख लेना हुई है। कहाँ पर हुई है ये, ठीक है। तो आपसे भी पूछ सकता है कौन कौन इसमें शामिल है, तो ध्यान रखना इंडिया और उज्बेकिस्तान ने ये कंडक्ट की है, ठीक है। किसने किया, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि 16 से लेकर 28 अप्रैल तक चली थी। डेट याद नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं रखने की जरूरत है। कहाँ पर हुई है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन द पुणे में, ठीक है, तो याद रहे, तो पुणे में ये कंडक्ट हुई है। एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी साल में एक बार ये हम करते हैं, ठीक है, तो बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। इससे पहले वाला वर्जन कहाँ हुआ था, तरमेज में हुआ था, हो सकता तो याद रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। थीम याद रख लेना क्या था, तो थीम हमेशा पूछी जाती है, तो जॉइंट मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन इन द सेमी अर्बन सिनेरियो, थीम याद रखी जानी जरूरी है। क्या फोकस कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशंस पे फोकस करना है। उज्बेकिस्तान में कहोगे उज्बेकिस्तान से हमारा लेना देना क्या है, तो देखो यार बीच में अफगानिस्तान पड़ जाता है ना, और इधर पाकिस्तान पड़ जाता है, तो हमको सब पे नज़र रखने का है, और ज़रूरत पड़ जाए तो जॉइंट ऑपरेशन करने पड़ जाएँ टेररिज्म के ख़िलाफ़, तब भी हमको ज़रूरत पड़ती है। इंडिया सबसे ज़्यादा जॉइंट ऑपरेशंस करता है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। रीजन के यूनाइटेड नेशन की जो आर्मी है, पीस कीपिंग फोर्स, उसमें सबसे ज़्यादा सोल्जर्स इंडिया के हैं, तो हम किसी भी कंट्री के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, हमें आदत हो गई है अब, है ना, वी आर कंफर्टेबल विद एवरी वन, दैट वॉज द थिंग। क्या करना है, ठीक है, वो सब तुम्हारा कुछ है नहीं, है ना। ये भी पूछा नहीं जाएगा कि कहाँ से, कौन से जाट रेजिमेंट से गए थे, किससे गए थे, क्या गए थे, वो ठीक नहीं, ठीक है। तो आर्मी शामिल थी प्लस इंडियन एयरफोर्स शामिल थी, तो ध्यान रखना दोनों ही शामिल थे। आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत दिवस अभी मनाया गया है, तो देखो आयुष्मान भारत का तो क्या ही किया है, देश को लूटने की नई स्कीम बना रखी है इन्होंने, ठीक है। हालांकि 5 लाख का तुमको वो देंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे तुम्हारा, लेकिन बदले में कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट होता है इस चीज़ का। कंपनी चाहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी इलाज कराओ। कब मनाया गया है, तो डेट देख लेते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, बेसिकली सरकार ने बोला कि एक काम करो, 5 लाख रुपए का हम तुमको कार्ड बना के देंगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एफिलेटेड है उसमें जाओ और अपना इलाज करा लो, अगर तुमको सरकारी हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं है तो, ठीक है। जिसका प्रीमियम कौन भरेगा, सरकार भरेगी, ठीक है। एक तरीके ये इंश्योरेंस दे दिया है। जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो सक्षम है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो सक्षम नहीं है सरकार ने उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के दे दिया। अब देखो इसका मिसयूज़ कहाँ होता है, तो सपोज़ करो कि तुमको थोड़ी सी बीमारी है और तुमको टैबलेट देकर उसमें काम चल सकता है, तो अगर टैबलेट दे दोगे तो फिर हॉस्पिटल वालों का कुछ बिकेगा नहीं, उनको क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई पहुंच जाए आयुष्मान भारत वाला,
तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, और भर्ती करके वो इतनी सारी दवाइयाँ चला देते हैं, भले ही उसको गैस बनी हो, लेकिन वो 3 दिन 4 दिन तक भर्ती रख करके रखेंगे। उसका बेड चार्ज, फेड चार्ज, दवाइयाँ फवाइयाँ लगा के, भले ही उन्होंने ना चढ़ाई हो, लेकिन कागजों में पूरा चढ़ जाता है ना। और सरकार को बिल भेज देते हैं जाके, लो भाई ऐसा है कि इसके इलाज में 4 लाख रुपए खर्च हो गए, इसके इलाज में 3 लाख खर्च हो गए, और फिर वो जिस भी बीमा कंपनी से हमारी सरकार का टाइप हो रखा है वहाँ से भी वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कई सारी घोटालेबाजी चल रही है। तो जब भी ये सामने आएगी, जब भी ये पुख्ता तौर पे सामने आएगी, तो फिर तुमको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है, उसको एंजॉय करो। क्या बोला गया है, 30 अप्रैल को इसे मनाया गया है। ठीक है, क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना करके। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर घोटाला भी होगा। अब तुम कहोगे सर आप इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो, तो बच्चे नेगेटिव बोलने की बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है हमको एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कराने की। तो सरकार नाकामयाब हो गई, सरकार ने बोला कि भाई ऐसा है कि हमारे बस की है नहीं, तो बीमा कंपनियों के पास चले जाओ, है ना, वहाँ से इंश्योरेंस करा लो, प्रीमियम हम दे देंगे। और हम मतलब क्या होता है कि सरकारी पैसा उन कंपनीज़ को दिया जाएगा। तो ये मेरे को ये बताओ, तुमने फिर ये सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं, इनको बंद ही कर दो। एक तरफ तुम सरकारी हॉस्पिटल भी चलाओगे और दूसरा लोगों से बोलोगे कि नहीं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मत आओ, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तुम जाके बाहर कहीं इलाज करा लो, पैसा बीमा कंपनी से हम दिलवा देंगे। और क्योंकि बीमा कंपनी क्यों दे देगी तुमको, क्यों ना प्रीमियम भर रखा है। तो ये कुछ समझ में आता नहीं है हमको, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलते हैं इनके। या तो बोलो कि तुम्हारे बस का है सरकार चलाना, तुम्हारे बस का है लोगों को गवर्नेंस प्रोवाइड कराना, तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्यों ही सरकार में हो, क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो अलग अलग योजनाओं के नाम पर। ठीक है, हाइलाइट्स देख लेते हैं। ओरिजिन 2018 में इसको लेकर आए थे, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं उनको ये इंश्योरेंस दिया गया था। थीम याद रख लेना, आयुष्मान भारत दिवस की याद रख लेना क्या है, अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड ग्रास रूट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, देखो यार तुम्हारे पास सरकारी हॉस्पिटल, तुम इन डॉक्टर्स को इतनी तनख्वाह दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बंद कर दो सब, है ना। जब प्राइवेट में इलाज कराना है तो क्यों दोनों जगह पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे डॉक्टर्स हैं वो टाइम से आते नहीं हैं, तुम उन पर कार्रवाई कुछ कर नहीं पा रहे, है ना, बस तनख्वाह दिए जा रहे हैं, तनख्वाह उनके रुकते नहीं है, तनख्वाह रुकती नहीं, तनख्वाह मिलेगी, काम कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये सिर्फ बकवास है सरकार द्वारा। कवरेज देखा जाए तो 5 लाख का कवरेज देंगे, अब तक लगभग 55 करोड़ लोगों को ये दे चुके हैं। तो आप ये देख लो कि लगभग कितने, मैंने आपको बता दें घोटाला इस तरीके से होता है। इवन मैं तुमसे एक और बात कहूँगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट को लाने के लिए उन्होंने एजेंट्स भी अपॉइंट कर रखे हैं कि तुमको कहीं भी पेशेंट मिल जाए तो हमारे हॉस्पिटल में लेकर आना। कौन सा वाला, आयुष्मान वाला। ठीक है, बदले में उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है उस एजेंट को, वो अपनी गाड़ी लेकर जाता है, उनको खाना भी खिलाता है और घर से लेकर आता है और फिर घर पर छोड़ने जाता है। ठीक है, बस इस लालच में कि ये कैसे भी हॉस्पिटल पहुंच जाए और हॉस्पिटल वाले अच्छा खासा बिल बना के सरकार को भेज दें। ठीक, और क्योंकि जिस पेशेंट का इलाज हो रहा है वो भी ज़्यादा कुछ रिस्क लेता नहीं, कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, उसको भी लगता है कि मेरी जेब से कौन सा जा रहा है, लेकिन उसके देश का तो जा रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर देखें तो प्रमोशन है भैया, ठीक है, समझ जाओ, देख लो, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चले जाना। ठीक है, क्या करेंगे भैया, कुछ हेल्थ कैंप लगाएंगे, कुछ अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे, यानी वही अपना टाइम पास करने वाला सिनेरियो। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।